आज हम आपको आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ, उसके विषय में बताएंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि खंड काव्य और महाकाव्य होते क्या हैं। महाकाव्य जो होता है इसमें किसी महापुरुष के जीवन के सर्वांगीण एवं संपूर्ण रूप से विकसित कथा का समावेश होता है और उस कथा में से संबंधित महापुरुष के चरित्र को प्रकाशित करने वाले कई पात्र होते हैं। ये होता है महाकाव्य। उसमें एक से अधिक अंक होंगे, एक से अधिक अध्याय होंगे और एक से अधिक पात्र होंगे। लेकिन जो खंड काव्य है इसमें किसी महापुरुष या नायक के जीवन की किसी एक विशेष घटना का वर्णन होता है। यानी जो खंड काव्य है उसमें महापुरुष तो होगा, उसका जो नायक होगा उस नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होगा, एक विशेष बिंदु या पक्ष का ही वर्णन होता है। ऐसा खंड काव्य है। तो आपके पाठ का जो खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ है। इस मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में सुमित्रानंद पंत ने सन 1921 से लेकर सन 1947 तक के मध्य की जो घटनाएं घटी हैं या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं और राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं का वर्णन किया गया है। यानी 1921 से लेकर 1947 तक के बीच की जो घटनाएं हैं महात्मा गांधी से संबंधित, उनका वर्णन किया गया है। अब इसमें किसकी कथा देख लीजिए। अंग्रेज सरकार ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। यानी अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। महात्मा गांधी ने इसका डटकर विरोध किया। नमक पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह के लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर स्थित एक जगह है डांडीग्राम, वो चुना। यानी साबरमती आश्रम से डांडीग्राम जो है वो 200 मील दूर है और अपना सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पास से नमक उठाकर कानून को नमक बनाकर उस कानून को भंग किया। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, वे तो इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। वे शासन का विरोध करके भारतीयों का आह्वान स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, जो स्वतंत्रता प्राप्ति का महान यज्ञ था उसके लिए प्रस्तुत करना चाहते थे, तैयार करना चाहते थे। गांधी जी ने जन जागरण के लिए, मनुष्यों को जागृत करने के लिए, सचेत करने के लिए डांडीग्राम तक, साबरमती आश्रम से डांडीग्राम तक पैदल जाने का निश्चय किया और साबरमती आश्रम से डांडीग्राम तक 24 दिन का समय लगा। यानी 24 दिन का जो था पैदल चलना मंजूर किया। तो ये कितने दिन का था? 24 दिन का। वह 24 दिनों का पथव्रत 200 मील किए पद पावन, स्थल स्थल पर रुक पाजन पूजन, दिया दीप्त सत्याग्रह दर्शन। गांधी जी का ये काम दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी का दांडी सत्याग्रह सफल हुआ और अंग्रेज सरकार को नमक कानून हटाना पड़ा। चूंकि गांधी जी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में रह चुके थे और दक्षिण अफ्रीका में
वो सत्याग्रह की शक्ति को, सत्याग्रह के प्रभाव को पहले से जान चुके थे। अतः वे भारतीयों को भी परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे और परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए मसीहा बनकर आए। सत्य और अहिंसा की शक्ति को बड़ी प्रभावी शक्ति मानते थे। भारतीयों को इसी शक्ति का परिचय देना चाहते थे, सत्य और अहिंसा की। गांधी जी के सत्याग्रह से अंग्रेज सरकार नाराज हो गई, अंग्रेज क्षुब्ध हो गए और उन्होंने भारतीयों पर दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। इसके विरोध में भारतीयों के द्वारा जेलें भरी जाने लगी। गांधी जी को भी जेल में डाला गया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं को के बहिष्कार के लिए, त्याग के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक नया उत्साह भर दिया, एक नई प्रेरणा भर दी और जागृति उत्पन्न कर दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, निर्देशन में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय लिया। संघर्ष बढ़ता गया। 1927 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन का विरोध हो रहा था, लोग कह रहे थे। तब उन्होंने उस अंग्रेजों के शासन की जांच के लिए लंदन से एक दल भेजा, जिसके जो नेतृत्वकर्ता थे उस सर जॉन साइमन थे। भारतीयों ने उनका विरोध किया। इस कमीशन का, इस आयोग का में एक भी सदस्य हिंदुस्तानी नहीं था, सभी सदस्य भारतीय थे। इसलिए भारतीयों ने उनका बहिष्कार किया और भारतीयों के बहिष्कार के सामने साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। इसके बाद सन 1927 के बाद भारत में जगह जगह अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सुनाई पड़ने लगा। अब गांधी जी फुल स्वतंत्र चाहते थे, पूर्ण आजादी चाहते थे। अंग्रेजों ने एक नई नीति अपनाई, फूट डालो और राज्य करो। कहीं ना भारतीयों को लड़ाते रहो, आपस में इनको लड़ाते रहोगे तो राज्य आपका आसान चलता रहेगा। और इस नीति को अपनाकर मोहम्मद अली जिन्ना को उकसा दिया और उसको चढ़ा दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना करी और हिंदू और मुस्लिम दोनों एक तरह से संघर्ष के रास्ते पर खड़े हो गए। आपस में दोनों लड़ने मरने को तैयार हो गए। गांधी जी ने इस समय हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए अनशन किया और ये अनशन तभी तोड़ा जब उन्हें ये विश्वास दिला दिया गया कि ये हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखी जाएगी। सन 1942 ईस्वी में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी और भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर आगे बढ़ा। अंग्रेजों के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कर दी, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली तो उन्होंने भारत के विभाजन की मांग की कि हमें भी अपना स्थान अलग बनाना है, हमें अपना देश अलग बनाना है। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। जब सन 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ, यानी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तो दो टुकड़े हुए, एक भारत और एक पाकिस्तान। इधर मुस्लिम लीग के भड़काने से हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। ये देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए। जिस समय देश स्वतंत्रता की खुशियां मना रहा था,
जब देश में स्वतंत्रता की खुशियां मनाई जा रही थी उस समय महात्मा गांधी मौन व्रत धारण किए हुए थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को त्याग कर, पारस्परिक बैर को त्याग कर, सत्य और अहिंसा, आपसी प्रेम आदि नैतिक गुण को अपनाकर भाईचारे से रहे। ये इस मुक्ति की कथा है। मुक्ति खंड का गांधी के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में सर्वत्र हलचल मची हुई थी और पूरे देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। तो सन 1921 से लेकर सन 1947 तक के बीच की जो घटनाएं घटी हैं, नमक आंदोलन, 24 दिनों की यात्रा वो थी। 1927 में साइमन कमीशन भारत आए, उनका विरोध किया और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा और 1947 में पूर्ण रूप से भारत 2 टुकड़ों में विभक्त होकर आजाद हुआ। ऐसा इस मुक्ति खंड काव्य में सुमित्रानंद पंत के द्वारा एक तरह से कविता के रूप में लिखित है। ये इसका संक्षिप्त सारांश था, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सारांश लिखने को आता है और जो नायक है महात्मा गांधी, उसके चरित्र को लिखने आते हैं। तो ये सारांश हो गया। अब अगले यानी कल को इसकी सारांश की फोटो आपको आएगी जिसको आप लिख सकेंगे।